How are you? I hope that you are well. Today we are going to discuss about the socialism in Europe and the Russian Revolution. This is part 2. पार्ट 1 में हम लोग लिबरल्स के बारे में बात किए थे, लिबरल्स के थॉट के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बात किए थे कि उसका क्या आइडिया है, उसका क्या विचार है। जो यूरोप के 3 सोसाइटीज़ थे जिसमें हम लोग देखे थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, और इनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। लिबरल्स की विचारधारा के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, वो अलग थे। रेडिकल्स की विचारधारा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। फिर कंजर्वेटिव का विचारधारा की बात करेंगे। तो हम लोगों ने यही सीखा है और यही देख रहे हैं कि जो 3 सोसाइटीज़ था, तीनों के विचारधारा अलग अलग थे और तीनों का जो फॉलोअर्स थे, तीनों का जो समर्थक थे, अलग अलग थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल्स की विचारधारा क्या थी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कह रहा है कि रेडिकल्स जो थे वे बहुमत के आधार पर सरकार चाहते थे। दे वांटेड टू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री एंड द पॉपुलेशन। वो बहुमत के आधार पर सरकार चाहते थे। दूसरी चीज़ इनका विचारधारा ये भी था कि दे सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इंक्लूडिंग द वोट फॉर द वीमेन। यानी वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के सपोर्टर थे, सपोर्ट किया है, और जिसमें उसने कहा है कि वीमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यानी हम लोग देखे थे कि लिबरल्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को तो मानते थे, लेकिन वीमेन को वोट देने का अधिकार को नहीं समझते थे। लेकिन रेडिकल्स ने क्या किया, बोला कि नहीं, वीमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तीसरा चीज़, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। कहने का मतलब ये है कि लिबरल्स के विपरीत उन्होंने महान ज़मींदार, जो बड़े बड़े ज़मींदारों और धनी फैक्ट्री मालिकों के विशेषाधिकार का विरोध किया है। ठीक है, लिबरल्स के विपरीत थे, ये विरोध किया है। उसके साथ साथ दे वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो निजी संपत्ति यानी प्राइवेट संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति हो, इसका वे लोग खुलकर विरोध करते थे। यानी कहते थे कि ठीक है, आपके प्राइवेट संपत्ति है, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन कोई खास व्यक्ति के हाथों में हमेशा के लिए वो संपत्ति रहे, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। यानी वो प्राइवेट संपत्ति के खिलाफ थे, वो निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति हो, इसका भी लोग विरोध करते थे। कौन? रेडिकल्स करते थे। तो ये था रेडिकल के विचारधारा, और इस विचारधारा को यूरोप में बहुत सारे लोग मानने वाले थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स का विचारधारा क्या था यूरोप के अंदर, और इनके कौन कौन से फ्लोवर्स थे। तो दे वेयर अपोज टू द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। वे लिबरल्स और रेडिकल के विचार के विरोधी थे। ये यानी न ये रेडिकल के विचार को मानते थे और न ही लिबरल्स के विचार को मानते थे। इनका जो विचारधारा था रूढ़िवादी थे, ये कंजर्वेटिव्स थे, इनकी अलग विचारधाराएं थी। दूसरा चीज़ इनकी क्या था कि दे जनरली अपोज द आइडिया ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो चेंजेस देखने को मिला था, उसको ये लोग खुलकर अपोज किया, उस चीज़ को अपोज किया, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। कौन? कंजर्वेटिव्स का विचारधारा था। तीसरा, दे रिस्पेक्ट ओल्ड और द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। कहने का मतलब ये था, उनका मानना था, ठीक है, इनका मानना था कि जो पास्ट है, पास्ट का भी हम लोगों को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओल्ड और पास्ट ट्रेडिशन को, कस्टम्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ओल्ड और पास्ट ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। चौथा इनका विचारधारा था कि दे वांटेड टू चेंज
ये चेंज तो चाहते थे, परिवर्तन तो चाहते थे, कौन? कंजर्वेटिव्स, बट इट शुड बी स्लोली। ऐसा परिवर्तन हो, इमीडिएट चेंजेस नहीं चाहते थे, स्लोली चेंजेस चाहते थे, स्लो चेंजेस चाहते थे कि समाज में स्लो चेंजेस हो। ठीक है। और पांचवा इनका विचारधारा था कि दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्ट, जो अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, उनका मानना था कि चेंज हो लेकिन स्लो होनी चाहिए, तेज़ी से चेंजेस ना हो, और हमको पास्ट को भी क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसमें तो ये लोग किंग के सपोर्टर थे, ट्रेडिशन को मानने वाले थे, ओल्ड ट्रेडिशन को मानने वाले थे। तो ओल्ड ट्रेडिशन को, पास्ट को मानने वाले थे, तो नेचुरली है कि राजा को मानने वाले थे। इनकी ये विचारधारा थी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी बुक का इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंजेस। यानी अब हम देखेंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसा है, अगर है तो किस तरह का समाज में सामाजिक परिवर्तन होगा। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगा इसका मतलब कि समाज निश्चित रूप से डेवलप करेगा और पैसा कमाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। तो सामाजिक परिवर्तन होगा तो समाज में बदलाव होंगे। हमें इसके अंदर यही देखना है कि यहाँ पर किस किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होंगे, कैसे कैसे इनकी आर्थिक परिवर्तन होंगे, ये सारी बातें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। किसके अंदर? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस के अंदर। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा यानी औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण का मतलब होगा कि मोर इंडस्ट्री सेटअप इन अ पार्टिकुलर एरिया। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगने लगा। जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगने लगा उसी दौर को क्या कहा गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। यानी इंडस्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और उस प्रोडक्शन का डिमांड मार्केट में होने लगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्या हो रहा था कि ये बदलाव का दौर था। कैसा था? तो कैसा था? तो देखा गया कि पॉलिटिकल चेंजेस ट्रेंड भी देखने को मिला, न्यू टाइम्स देखने को मिला। क्या मिला? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय, औद्योगिकरण के समय, औद्योगिक क्रांति के समय क्या हुआ? वेयर डेवलप्ड द मेनी थिंग्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। क्या चेंजेस देखने को मिला भाई? तो एस्टेब्लिश द न्यू सिटीज़, नए नए शहर बसना स्टार्ट हो गए। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन, नए इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र बनना स्टार्ट हो गया। एक्सपेंडिंग द न्यू रेलवे लाइंस वेयर द डेवलप्ड, नए नए रेलवे लाइन का विस्तार होने लगा। उतना ही नहीं, मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर इंगेज इन अ फैक्ट्री। जो महिलाएं थे, जो औरत थे, जो बच्चे थे, वो कहाँ दिखने लगे? फैक्ट्रियों में काम करने, यानी काम उनको मिलने लगा। बट इतना होने के बावजूद भी, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बेरोज़गारी वहाँ का एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। यानी इंडस्ट्रीज़ में बने, क्यों ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन देखने को मिलने लगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी होते हुए भी? क्योंकि जो इंडस्ट्री से बने हुए जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, जो गुड्स हुआ करते थे, उसका डिमांड मार्केट में घटने लगा। जब डिमांड मार्केट में घटने लगा तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा अपने वर्कर्स की संख्या को कम कर दिया गया फैक्ट्री में, जिसके कारण लोगों को अब रोज़गार, काम मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। जिसके कारण बेरोज़गारी समान रूप से सभी जगह पाना स्टार्ट हो गया, सभी जगह देखने को मिलने लगा। अब कह रहा है कि एक चीज़ और, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी तो और क्या होता था? पीपल वेयर फोर्स टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर। लोगों को क्या था? ज़्यादा वर्किंग आवर हुआ करता था और उनका जो वेजेस था लेस हुआ करता था। उतना ही नहीं, औद्योगिक वस्तुओं की मांग
कम होने के कारण बेरोज़गारी बढ़ने लगी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में काम मिलना कम हो गया। जो लेबर होते थे उनका कंडीशन अच्छा नहीं होते थे, वो बेचारे अंधेरे और गंदे क्वार्टर, जो गंदे जगह हुआ करता था, जो गंदे घर हुआ करता था, क्वार्टर, भीड़ भाड़ में रहते थे, गंदे जगहों पर रहते थे, यानी उसकी स्थिति बड़ी खराब होने लगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम वेयर ग्रोइंग, खराब हवाएं और दुर्गंध के बीच में रहते थे, वे लोग बहुत कम सोते थे, वो हमेशा बीमार रहने भी लगे थे। तब क्या हुआ, तब लिबरल्स और रेडिकल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल द, तब लिबरल्स एंड रेडिकल ने इन समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचा। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप बाय द इंडिविजुअल लिबरल्स एंड रेडिकल्स के द्वारा क्या किया गया, जो उस समय इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया था, इन्हीं लोगों के द्वारा सेटअप किया गया था। तब क्या हुआ कि लिबरल्स एंड रेडिकल ने इन समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचा। लगभग सभी उद्योग, फैक्ट्री व्यक्तिगत लिबरल्स द्वारा स्थापित किए गए थे। रेडिकल्स भी खुद फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे। वे लोग इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तब उसने सोचा, रियलाइज किया, लिबरल्स एंड रेडिकल रियलाइज किया कि वर्कर के कंडीशन में सुधार की ज़रूरत है। अगर उसमें सुधार नहीं होगी तो हम लोगों को प्रॉफिट या हम लोग डेवलप्ड नहीं करेंगे। तब लिबरल्स एंड रेडिकल का मानना था कि यदि कार्यबल वर्कफोर्स हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर होगी। और वे लोग ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेज के खिलाफ थे। कौन लोग? रेडिकल्स एंड लिबरल्स। और इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर और इंटरप्राइज में विश्वास करते थे कि जितने जो लोग एफर्ट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा कंट्री क्या होगा, डेवलप्ड होगा। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दिया जाए, फ्रीडम दे दिया जाए, तो समाज क्या करेगा, प्रगति करेगा। यदि गरीब काम कर सकें और कैपिटलिस्ट बिना किसी प्रतिबंध के काम कर सकें तो समाज क्या करेगा, प्रगति करेगा। ये सब कौन सोच रहे थे? ये लिबरल्स एंड रेडिकल सोच रहे थे। कुछ अब कह रहा है कि सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप who wanted a revolution were opposed to the despotic government established in Europe after the fall of the Napoleon in 1815। कुछ राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप तीनों मिलकर जो रिवोल्यूशन, क्रांति चाहते थे, वो क्या चाहते थे? तो 1815 में नेपोलियन के फॉल होने के कारण, पतन होने के बाद यूरोप में फिर से निरंकुश सरकारें स्थापित हो गई थी। याद है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने बात किया था कि 1815 के बाद फिर से वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी आ गया था, निरंकुश शासन आ गया था, जो लोगों की भलाई नहीं चाहते थे। ये समूह यानी रेडिकल, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज बन गए। ये जो समूह था, जो रेडिकल्स, लिबरल्स हुआ करते थे, नेशनलिस्ट, ये रिवोल्यूशनरीज बन गए। और उस समय जो भी निरंकुश शासन था, एरिस्टोक्रेसी था, उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेशनलिस्ट, राष्ट्रीय राज, ये नेशनलिस्ट जो थे, नेशनल स्टेट्स का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार हो। और नेशनलिस्ट कौन थे? तो तीन लोग, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट। ये सब तीनों मिलकर रिवोल्यूशनरीज बन गए और ये हमेशा चाहते थे राष्ट्रवाद, राष्ट्र को, यानी नेशनलिस्ट चाहते थे कि नेशनल स्टेट्स का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन को समान अधिकार हो। 1815 के बाद एक इटालियन नेशनलिस्ट, मैजनी का नाम आपने सुना था, किसमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में। तो 1815 के बाद एक इटालियन नेशनलिस्ट, गॉसिप मैजनी ने अन्य नेशनलिस्ट के साथ मिलकर इटली के लोगों को एकजुट करने की साजिश रची। इन हिज राइटिंग, अपने राइटिंग में लिखा है, ने भारत
सहित अन्य देशों में राष्ट्रवादियों को बहुत प्रेरित किया है अपने लेख में लिखकर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यूरोप में सोशलिज्म अब आने वाला है। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे हम। जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे उस टॉपिक में बात होगी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, इसकी बात होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय।